बेसिकली तो इसलिए हम लोगों को कई बार पूछा गया दिल्ली में कि साहब पंजाब में आम आदमी पार्टी और सीएम साहब बहुत बड़ा दिल्ली का हेल्थ का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं बार बार, उसकी हकीकत क्या है। तो हमने कहा कि आप हकीकत तो या तो दिल्ली आके देखिए हकीकत, और नहीं है तो कुछ आंकड़ों में और कुछ दिल्ली की सही तस्वीर में उस बात को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, दिल्ली के जो मुख्य सबसे बड़े, पहले तो ये याद रखना चाहिए, दिल्ली के बड़े चैलेंजेस केवल दिल्ली का स्वास्थ्य नहीं है। दिल्ली में हजारों लाखों हजारों लाखों लोग दिल्ली के बाहर से आते हैं। तो दिल्ली की एक जिम्मेवारी रहती है कि अपने नागरिकों के लिए भी स्वास्थ्य दें और आसपास के इलाकों के लिए भी स्वास्थ्य दें। पुरानी परंपरा चली आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई थी 98-99 में, तो हमारे पास करीबन 18 अस्पताल थे, 4000 के करीब सरकारी बेड्स थे। विद इन 15 साल ये 18 अस्पताल बढ़ के 39 हॉस्पिटल दिल्ली में हुए और करीबन 11 से 12,000 के करीब बेड्स दिल्ली में बनाए गए। और वही नहीं, जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो अगर आप खुद इनके वेबसाइट पर जाएं तो 10 जगहों पे नए अस्पताल बनने का काम शुरू हो गया था। करीबन 5,500-6 हजार के करीब नए बेड्स बनते थे। आज ये स्थिति है, और ये स्थिति कोविड में सामने आई कि एक द्वारका का अस्पताल जो आधा बना हुआ है उसको छोड़ के बाकी कोई अस्पताल बना नहीं। जो 5 या 6 हजार नए बेड्स बनने थे वो बने नहीं। और बल्कि यही चीज से ये पूरी स्थिति सामने आई कि जब कोविड में दिल्ली में आदमी मारा फिर रहा था। अगर आप खुद ही समझिए कि 10 या 11 हजार बेड्स की जगह 15 या 16 हजार बेड्स दिल्ली में अवेलेबल होते तो कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों को तकलीफ हुई या जितने लोग मरे वो बचते, बल्कि ये कह रहा हूं कि अधिकांश लोग जो बच सकते थे वो दिल्ली सरकार की नाकामियों से और एक ढकोसले वाला जो उसने मॉडल बनाया था उस कारण से हुआ है। हम तो कहते हैं कि डायरेक्ट केजरीवाल सरकार दिल्ली की जो आधी मुसीबत आई है कोविड में उसमें जिम्मेवार थे। और क्यों अपना पैसा नहीं खर्च कर पाए? क्योंकि सारा पैसा उन्होंने फ्री सब्सिडी में, फ्री बिजली में, फ्री पानी में खर्च किया। आज हमारे पास 38 की जगह अगर 47 या 48 अस्पताल होते, हमारे पास 10 या 11 हजार बेड्स की जगह 16 या 17 हजार बेड्स होते, तो आप खुद समझ सकते हैं दिल्ली की हालत कितनी बेहतर हो सकती है। दिल्ली में एक और बड़ी नायाब चीज बनी थी, और इसका मैं आंकड़ा, बल्कि इसीलिए मैं कंप्यूटर खोल के रखा हुआ था, आपको शेयर भी करूंगा। इसके अलावा क्योंकि दिल्ली में भी वही मॉडल है जो पूरे हिंदुस्तान में है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का और डिस्पेंसरीज का। डिस्पेंसरी होती है हर शहर में। डिस्पेंसरीज कम से कम 600 के करीब डिस्पेंसरी थी जब कांग्रेस की सरकार आई थी। आज अगर आप लोग अचंभे में रहेंगे कि दिल्ली की डिस्पेंसरीज 500, 640, 650 से रहकर नीचे आ गई। और मैं इसके साथ साथ इनका एक मोहल्ला क्लिनिक का भी एक सच आपके सामने इनके ही अपने आंकड़ों से बताना चाहता हूँ। ये टेलीविजन पर क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर क्या कहते हैं, वो अलग है, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे कुछ नंबर बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ बताया गया है कि मोहल्ला क्लिनिक कोई बड़ी अद्भुत चीज केजरीवाल सरकार ने बता दी है। इनका अगर आप आंकड़े देखेंगे, कोई अगर शेयर करना चाहे तो 605 के करीब डिस्पेंसरियां थी 2013 में। ये 2018-19 में घट के 540 की करीब रह गई। और उसी में दिल्ली सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं एलोपैथिक की सिर्फ 240, मोहल्ला क्लिनिक 193। आपको बताते हैं ना कितने 600 खुल गए, 800 खुल गए, 400 खुल गए, 500 खुल गए। इन्होंने डिस्पेंसरीज को ही कई जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट किया है। क्रॉनिक क्लिनिक, मोहल्ला हेल्थ क्लिनिक। इन्होंने क्या किया, कुछ जगहों पर जो एग्जिस्टिंग हमारी डिस्पेंसरीज थी जिनमें सही में उपचार होता था, और फर्क मोहल्ला क्लिनिक में और डिस्पेंसरी में यह है कि डिस्पेंसरी में बेड्स होते हैं, डिस्पेंसरी में माइनर ओटीज होते हैं, डिस्पेंसरी में अगर जच्चा बच्चा को केयर की जरूरत हो तो उसकी फैसिलिटी मिलती है, डिस्पेंसरी में केवल बुखार की और बीपी की दवाई के अलावा ट्रीटमेंट मिलता है। उन सबको बंद करके इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का एक ढकोसला शुरू किया। आज मोहल्ला क्लिनिक की ये हालत है। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आप चाहें तो ये बात कर लीजिए, आप मार्लिन जी से बात करें जो उनकी बड़ी भारी प्रभावी प्रवक्ता है, तो वो कहेंगे दिल्ली में 800 क्लिनिक। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और मैं खुद बता रहा हूं जिनसे मेरी बात हुई है, मैंने डायरेक्टर हेल्थ से पूछा कि कितनी मोहल्ला क्लिनिक है, कहने के साहब 470 है। मैंने हेल्थ सेक्रेटरी से पूछा कि कितनी क्लिनिक से, उनका साहब 197 फंक्शनल है, 500 प्लान है। फिर हमने पूछा वहां के जो इंचार्ज ऑफिसर मोहल्ला क्लिनिक के, उनका के साथ दिक्कत क्या कि हमारी है तो 600-700 के करीब, लेकिन 70% बंद है।
किसी को कुछ नहीं पता है मोहल्ला क्लिनिक का क्या असर है। और मोहल्ला क्लिनिक का एक और मजाक, तो मुझे जब मैं यहाँ आया तो मुझे खुद पंजाब के कांग्रेस के लोग पूछ रहे थे कि साहब हमने आंकड़ों में देखा कि शायद 25 सेकंड या 30 सेकंड या 35 सेकंड प्रति पेशेंट के वहाँ डॉक्टर देखते हैं। अगर आप टोटल लोड देखें कि कितना आता है पर क्लिनिक का और कितने डॉक्टर देख रहे हैं, तो एक पेशेंट को 25 या 30 सेकंड के ऊपर देखा जाता है। तो हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक की असली हकीकत बताई कि मोहल्ला क्लिनिक में ये वो सरकार है जो अपने आप को ट्रांसपेरेंसी का बादशाह कहती है। और अगर आप किसी भी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य के अधिकारी से पूछ लीजिए कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक काम करती है। मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम क्या है कि कोई स्थानीय या आसपास के सामान्य डॉक्टर को आप मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर अपॉइंट कर देते हैं। पहले तो उस अपॉइंटमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, और ये हमारी सीधे सीधे एलिगेशन है कि 90% इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको इसमें सीधे सीधे अपॉइंटमेंट दिया गया है। दूसरा, हर डॉक्टर को हर पेशेंट देखने पे शायद 35 या 40 रुपए पर पेशेंट पैसा मिलता है, उसका कोई ऑडिटिंग सिस्टम नहीं है। ये मैं सीधे सीधे एलिगेशन बता रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं 100 देखूंगा तो 100 को पैसा मिलता है, वो कह दूंगा 2000 पेशेंट आए तो 2000 पेशेंट का पैसा आता है। स्वयं सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने मुझे बताया कि सर कुछ जगहों पे हमने मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखा है, बाकी हम डॉक्टर के ही रिकमेंडेशन पर डिपेंड करते हैं। शायद दुनिया का नायाब जगह होगी कि बिना किसी ऑडिट के गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती है, और इसीलिए आपको ये 15 या 20 सेकंड आता है। क्योंकि डॉक्टर 500 लिख दे तो आप 500 की पेमेंट करोगे, डॉक्टर 1000 लिख दे तो आप 1000 की पेमेंट करोगे। जो क्या असली हाल है मोहल्ला क्लिनिक का वो तो आप वहां से पूछिएगा। और मैं आखिरी में इनके पूरे हेल्थ मॉडल पे 2 बार और सवाल खड़ा करता हूँ। भले आपने अस्पताल नहीं बनाए, चलिए साहब नए अस्पताल आपसे नहीं बने, नए बेड्स आपसे नहीं बन पाए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और ये इनके आरटीआई है। किसी पत्रकार का बंधु को अगर इंटरेस्ट हो तो मैं इनके अपनी आरटीआई के जवाब आपको भेज देता हूं, जहां खुद आ जाएगा इन्होंने कितने नए अस्पताल बनाए, इन्होंने नए कितने बेड्स तैयार किए, उसमें 1500 की लिस्ट है। ये वही 1500 हैं जो 2013 में भी निर्माण रखते, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इन्होंने कुछ जगहों पे फोटोज भेजी है कि साहब हमारा ओटी देखिए, हमारा सेंटर देखिए। ये वही फोटोज हैं जो कॉमनवेल्थ के समय जो अस्पतालों में अपग्रेडेशन हुआ था, उन्हीं फोटोज को दोबारा ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं अपनी फोटोज बनाकर। मैंने ये कि कम से कम कुछ तो शर्म करो भैया, एक आध तो अपने कमरे बनाकर उसकी फोटो देखो। और आखिरी जो मैं बात रखना चाहता हूं कि हम सब जब हेल्थ की बात करते हैं तो 2 या 3 चीजें हमारे पास सबसे पहले हेल्थ में आती है कि हेल्थ सेंटर साहब वो है जहां कुछ एक आध दवाई मिल जाती है, इंजेक्शन लग जाता है, बीपी चेक हो जाता है। ये सामान्य किसी व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग है हेल्थ क्लिनिक। दुनिया में जो अभी टीकाकरण अभियान हुआ है हिंदुस्तान में, तो पूरी दुनिया में टीकाकरण का अभियान हुआ है कोविड का, ये मेरे ख्याल से वर्तमान इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम है किसी भी देश में। जब टीकाकरण का अभियान हुआ था तो दिल्ली में एक भी कोविड सेंटर को, एक भी मोहल्ला क्लिनिक को कोविड सेंटर नहीं डिक्लेयर किया गया। मैं तो सोच, चलो उपचार के लिए नहीं किया गया हो कोई दिक्कत नहीं, इलाज के लिए नहीं किया गया हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलाज हो ही नहीं पाता है वहां। कम से कम वहां आप इंजेक्शन तो लगा देते। इंजेक्शन के लिए बंद स्कूलों को खोला गया, इंजेक्शन के लिए कम्युनिटी सेंटर्स को खोला गया, इंजेक्शन के लिए प्राइवेट अस्पतालों को खोला गया। एक भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला गया, क्योंकि दिल्ली सरकार जानती है कि मोहल्ला क्लिनिक इंजेक्शन लगाने लायक भी नहीं है। और मैं इसलिए ये उदाहरण आपके सामने, ये कहानी आपके सामने देखना चाहता हूं कि जिसको आपके प्रदेश में मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो केवल डिस्पेंसरीज को कन्वर्ट करके, नया नाम देके, अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देके और एक बड़े इश्तहार को देके मॉडल की क्रिएशन की। मैं समझता कि ये 3, 4, 5 जो बातें मैंने आपके सामने बताई हैं, ये अपने में काफी है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि एडवर्टीजमेंट में तो इनके मॉडल अच्छे लगते हैं, हकीकत में जैसे हम लोग कहते हैं दिल्ली में 0/1 है। थैंक यू सर। जो आपने बताया कि 1-2 सेकंड ही देते हैं पेशेंट को, 15 से 20 सेकंड का एवरेज आता है। हाँ जी, तो 15 से 20 सेकंड देते हैं, तो पर डे ओपीडी कितनी रहती होगी? तो यही है, यही टोटल ओपीडी है। ये हमने कैलकुलेट किया कि इतने घंटे के लिए ये डॉक्टर कार्यरत है, वो भी उनका अंदर के आईटीआई से निकले हुए फिगर्स हैं। उन्होंने बताया कि साहब इतने क्लिनिक्स में इतने घंटे डॉक्टर काम करते हैं, इतने हमारे पेशेंट्स डेली देखे जा रहे हैं। तो सिंपल है, अगर आप उसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो पता चल जाएगा कितने सेकंड के करीब ये लोग उसको कर रहे हैं। और तब देखिए कोई भी पेशेंट अगर आपके सामने आके बैठेगा, मेरे ख्याल से अगर आप
सामान्य बीपी भी चेक करेंगे। अगर आप थर्मामीटर थर्मामीटर में भी कहा जाता है मिनिमम 1 मिनट में तो टेम्परेचर देखना ही चाहिए। तो ये कौन सा जांच है जो 1 मिनट से कम में जांच हो जाती है? क्या इतने पेशेंट है वहाँ पे कि इनको इतना नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार की जननी है। ये कहाँ, ये नंबर्स कहाँ से इन्फ्लेट हो रहे हैं? ये नंबर्स कहीं से तो इन्फ्लेट होने चाहिए। और एक और मैं आपको इंटरेस्ट की बात बताऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट करें तो वो भी मैं आपके सामने भेज दूंगा। एक सर्वेक्षण होता है हर 2-3 साल में कि प्राइवेट और सरकारी केयर में कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं। जो जनरल सर्वे होता है, सरकार नहीं करती, सरकार की संस्थाएं करती है। उसमें दिल्ली में प्राइमरी हेल्थ के लिए प्राइवेट सर्विसेज एक्सेस करने का नंबर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर लोग सच्ची में मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे होते तो कहीं तो वो रिफ्लेक्ट करता ना किसी तो डेटा में, कहीं ना कहीं तो ये बात दिखती कि नहीं साहब ज्यादा से ज्यादा लोग इस सर्विस को क्रिएट कर रहे हैं। तो वही हम लोग बात करते हैं, जैसे आपने जो सवाल पूछा, ना समय मिल पाता है सर्विस का। जब क्रिटिकल सर्विसेज आती है तो मोहल्ला क्लिनिक में आप नहीं जा पाते हैं, वहाँ डॉक्टरों का पता नहीं है। आप लोग कभी चलो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी पहले, अब तो नहीं है, उस एरिया में मैं तो आप लोगों से सच्ची में चैलेंज करूंगा। आपको मैं लिस्ट भेज दूंगा, एक सेकंड कंप्लीट कर लूं, मोहल्ला क्लिनिक की। आप किसी पे भी उंगली रख दो कि इस पर हम चलेंगे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। जी पंजाब में और 3-4 महीने 5 महीने बाद इलेक्शन है। केजरीवाल साहब कई चक्कर लगा रहे हैं, उनकी टीम चक्कर लगा रही है, वो दिल्ली मॉडल पंजाब में दिखा रहे हैं। लेकिन पंजाब में दिल्ली से कोई कांग्रेस नहीं, जैसे आप बड़ी देर बाद आप आए हैं, कांग्रेस की कोई टीम नहीं आ रही है एनसीसी की तरफ से कि वो दिल्ली का मॉडल जो है इनका ऐसे खुलासे करेगी अगर ये असलियत वो है। ऐसा गैप क्यों बढ़ रहा है? मैं आपकी बात मानता हूँ। असली में मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो जैसे मैं आज आया, ये कोई मेरा इनिशिएटिव नहीं था, ना ही सेठ साहब का था। हम लोग करीबन 3-4 महीने से इस बात की नियोजन कर रहे थे कि हमें दिल्ली नहीं, उन सब जगहों पे, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी की हकीकत हम लोग बेहतर बयान कर पाएंगे। हमारे अनुभव में भी है और हमारे अध्ययन में भी है इसकी बातें। तो हम लोगों ने 3-4 महीने पहले बल्कि इसकी बात की थी, अगर आप तैयार होंगे। फिर क्या हुआ, क्योंकि पंजाब में लीडरशिप चेंज की बात आई और बाकी कुछ और गतिविधियां हैं, इसलिए से हम लोग डीले हो गए। और क्योंकि जैसे अगर आप कहेंगे, गोवा में ये ऑलरेडी 2-3 महीने से एक तरीके का ऐसा अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, कुछ लीडर्स को अलग अलग चिन्हित करके बुलाया गया है। स्वाभाविक है कि गोवा का क्योंकि कलेक्टर इंग्लिश स्पीकिंग ज्यादा है, तो हमारे यहाँ से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले नेतृत्व के लोग वहाँ गए। तो क्या पंजाब में आगे ये ऐसी मूवमेंट लाई जाएगी? देखिए, हम लोग जो दिल्ली के कांग्रेसी हैं, हम लोगों का ये कहना है कि चुनाव कोई कहीं भी जीते हारे कौन सा हो, राज्य की हमारी पीसीसी लड़ती है, उसमें वो सक्षम है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे अनुभव से बिल्कुल परे एक सरकार पूरा का पूरा ऊपर से नीचे झूठ तंत्र की बात कहती है, तो हमको लगता है हमारा कर्तव्य बन जाता है उस बात का खुलासा करने का। जैसे मेरा अभी आग्रह है कि आज हमने शिक्षा हेल्थ पे बात की है। दूसरी चीज जिसका ये बखान बहुत करते हैं, वो शिक्षा का बखान करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को पर पेशेंट के हिसाब से करें। जी, पेमेंट होती है मोहल्ला क्लिनिक में। आपको ये भी पता होगा कितने मिलती है? सर 35 से 40 रुपए है समय करेंगे एक एक पेशेंट के। वो तो पर एनम बदलता रहता है और उनको पेमेंट होती है पर पेशेंट। सर मेडिसिन जो है वो पेशेंट को ये 35 रुपए लेकर डॉक्टर ही देता है या गवर्नमेंट देती है वहाँ पे? नहीं, वहाँ उनके पास एक कंपाउंडर रहता है, उससे डिस्पेंस होती है। सर मेडिसिन कहाँ से? उसका मैंने कहा परचेज बाय गवर्नमेंट। परचेज बाय गवर्नमेंट जी, पर वो पहले भी रहा। देखिए, आपको बार बार केजरीवाल कहेंगे कि कोई 22 या 28 मेडिसिन हम लोग फ्री में बांटते हैं, ये पहले भी फ्री में बढ़ता तो था। वो एसेंशियल मेडिसिन है। हाँ, वो एसेंशियल मेडिसिन है, उसमें कोई नई बात नहीं, वो तो पहले भी बढ़ता था, आज भी बढ़ता तो है गिनती 75 हो गई अब जी। वो अब तो खैर दूसरा जो भारत सरकार का आयुष्मान भारत का प्रोग्राम, उसमें भी ऐड हुआ है, तो वो भी इनके थ्रू होता है। और वो पहले हमारी डिस्पेंसरी जो सरकारी अस्पतालों से बढ़ता था, अब इन्होंने डिस्पेंसरीज कम करती हैं, उसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक कुछ खोलती है, तो उससे वो सरकारी अस्पतालों से बढ़ता है। वो सिस्टम वही। सर एक चीज़ क्लियर करिएगा कि जो आप कह रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अपॉइंट करते हैं, तो ये सारे के सारे MBBS हैं, इसमें भी फर्जीवाड़ा कुछ इस तरीके से? नहीं, अभी वो तो हमें अभी खबर नहीं मिली। क्योंकि देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो आदमी अपने आप को RTI का बादशाह मानता था, कहता था कि मैं RTI के कारण दुनिया की नीति में आया हूँ, आज उस व्यक्ति से हम लोगों ने RTI में पूछा कि दिल्ली में डॉक्टर्स कितने बढ़े पिछले कुछ दिनों में। आपने जो हम लोगों को बीच में खबर आई थी कि साहब मोहल्ला क्लिनिक कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में बनाए जाने खबर आई, तो हम लोगों ने कहा कैसे स्पष्ट किया जाए। तो हमने सरकार से पूछा कि आप बताइए किन किन जगहों पे आपने मोहल्ला क्लिनिक
प्राइवेट घरों पे रखा है, किस बेसिस पे उनकी सिलेक्शन हुई है और जो रेंट आप सेट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। तो हमें वापस रिपोर्ट करके आए, अनफॉर्चुनेटली उसको लाया हूँ, चालू भिजवा दूंगा, वी हैव नो सच इन्फॉर्मेशन। तो किसी चीज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। जैसे मैंने कहा, आज आप किसी सरकारी अधिकारी से पूछ लीजिए, आपको एक आंकड़ा नहीं मिलेगा कि मोहल्ला क्लिनिक कितने दिल्ली में खुले। मैंने 4 आंकड़े तो आपको बता दिए और चारों गवर्नमेंट सोर्सेज से मेरे पास आए आंकड़े। तो सही में मतलब अगर आपको यही नहीं पता मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं, तो कहाँ से पता होगा कि कितने डॉक्टर हैं, कितने पेशेंट आते हैं, कितनी पेमेंट होती है। तो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रखी है? MBBS। इतने डॉक्टर जितने इन्होंने गिनवा दिए हैं उतने डॉक्टर तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होंगे वहाँ पे। सर दिल्ली में तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के हमारे अस्पतालों में डॉक्टर की कमी यहाँ तो है। इनके जो कार्यकर्ता का आप कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता देखिए को अपॉइंट कार्यकर्ता करते क्या हैं। होता है कि ये जो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड या उसका, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कोई कार्यकर्ताओं का रजिस्टर तो है नहीं, तो उनके जैसे सिंपथाइजर है, जैसे मैं कांग्रेस का सिंपथाइजर हूँ, तो अगर मैं डॉक्टर हूँ इलाके में खुला तो मुझे उसमें जो है, क्योंकि कोई देखिए मेरा ये कि कोई भी सरकार में सिस्टम हो अपॉइंटमेंट का, टेम्परेरी या अदरवाइज, उसकी कोई ना कोई प्रक्रिया इस्टेब्लिश्ड होती है। आप डेली वेजर भी लेते हैं तो उसका सिस्टम होता है कि डेली वेजर के लिए लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं, और डेली वेजर का आपने देखा होगा हमेशा सिस्टम होता है, कहीं 15 दिन के लिए, कहीं 2 महीने के लिए, एक उसकी टाइम पीरियड अवधि मानी जाती है। वो कोई भी नॉर्म इसमें स्टैब्लिश नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कोई प्रोटोकॉल नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, खुद मैंने कई बार मतलब अपने संबंधों से, क्योंकि एक दिल्ली सरकार में रहे हैं मगर सीएम रही है, तो कई अधिकारियों को आदमी पर्सनली भी जानता है, तो जब पर्सनली भी हम उनसे पूछते हैं वो लोग सक्षम नहीं रह पाते क्या सिस्टम है उसको समझने। सर जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वेल फर्निश्ड नहीं है, तो क्या कोविड में भी सर जो डेथ्स हुई हैं इनके प्रॉपर पूरे स्टैट के साथ भी ऊपर नीचे कुछ करना होगा? नहीं, देखिए मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ जी। कोविड के लिए दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने, इसके लिए आप चाहें तो हमारे जो एमसीडी के कांग्रेस के लीडर उनसे बात कर सकते हैं, 90 के करीब शमशान घाट, इस्लामिक कब्रिस्तान और क्रिश्चियन कब्रिस्तान इन्होंने नोटिफाई किए थे कोविड के लिए, अबाउट 90। तो 90 में अगर आप मान लीजिए, और आपको मालूम होगा दिल्ली से भी खबरें आ रही थी कि लोग 6-6, 8-8 घंटे इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले और अपने प्रियजन का वो क्या तो बरियल कर सके या उसको जला सके। आप एवरेज भी अगर माने 90 में 10 भी, तो दिल्ली के 900,000 डेथ्स हो रहे थे। नहीं तो मेरा ये कहना है कि इतने, क्योंकि जो शमशान घाट या जो बेरियल ग्राउंड्स कोविड के लिए नोटिफाई किए गए थे, ये डिमांड के हिसाब से किए गए, क्योंकि जिसमें आप नॉर्मल को अलग रखें, कोविड के पेशेंट्स को अलग रखें। और आप चाहें तो मैं अभिषेक दत्त जी से लेके वो लिस्ट आपको भिजवा सकता हूँ। अगर इतने कब्रिस्तान और शमशान घाट स्पेशली कोविड के लिए किए गए, तो मैं कह रहा हूँ 10-20 भी अगर आप मानो डेली, तो 1500 से 1800 से 2000 डेथ्स तो यही हुए। और ये उन डेथ्स को इंक्लूड नहीं करती है जो कोविड में आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। आपको मालूम है फॉल्स कोविड, फॉल्स पॉजिटिव भी बहुत से केसेस आए थे। बहुत से केसेस 4 तो मेरे दोस्त थे जो केवल एम्बुलेंस में जिन्होंने दम तोड़ा। ये व्यवस्था हर जगह हिंदुस्तान में चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली में कोई स्पेशल हुआ, तो दिल्ली की विशेष इसलिए चल रहा है कि जो कम से कम काम चल रहे थे उन्हीं को अगर आप कंप्लीट कर देते, वो आपके हमारे 8-9 अस्पताल ही बन जाते, 5-6 हजार हमारे बेड्स ही बन जाते, तो और कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 हजार तो जिंदगियां बचती हैं, ज्यादा नहीं भी सर आपने बचती। दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सारी स्टडी करी है, ऑब्वियस पंजाब में भी करी होगी। पंजाब को अभी आप किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं? अगर नई कंपैरिजन है तो आने वाले दिनों में पंजाब के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी हेल्थ को लेकर? सर उसके लिए मैं आपसे इसलिए थोड़ा सा माफी मांगूंगा, बिकॉज मेरी उम्मीद थी कि स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं, वो उस बात को असली में हमारा यही था कि जब पंजाब के बारे में क्वेश्चन आएंगे तो वो हैंडल करेंगे। दुर्भाग्य से क्योंकि वो नहीं आ पाए तो उसमें मैं वेंचर नहीं करूंगा। चलिए दीक्षित जी, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। आज जो टीचर्स पे लाठीचार्ज हो गया है, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षा अपने बेरोजगार टीचर्स थे जी, कि उनको पक्का किया जाए, उन पर लाठीचार्ज हो गया है अभी कुछ देर पहले, तो उसको लेकर क्या कहना? नहीं देखिए, ये मुझे इसकी डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन अगर मैं तो इतना कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट कर रहा है और प्रोटेस्ट पीसफुल है तो उसको वायलेंटली उसके खिलाफ एक्शन देना मेरे ख्याल से उचित नहीं। वो हो गया है सर, वो हुआ है अभी। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर वो लोग वायलेंस नहीं कर रहे थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर उस पर सरकार का वायलेंस हुआ तो अनुचित है। इस बात को मैं क्लियर करता हूँ। इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया बात करेंगे प्रगट सिंह जी से। अब अभी जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी आपने बताया, बल्कि इसके पहले मैं प्रगट सिंह जी के साथ ही था। हम लोग एक सामान्य कार्यक्रम में थे जिसमें हम शिक्षा की चर्चा कर रहे थे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ। तो जैसे आपने बताया ये खबर है, मैं बाहर का हूँ, यहाँ का संदर्भ नहीं जानता हूँ, तो मैं वो जिम्मेवारी तो नहीं ले सकता कि मैं कुछ करवा सकूँ सरकार से,
इतनी जिम्मेवारी जरूर ले सकता हूँ कि मैं एक कांग्रेसी होकर और एक नागरिक होकर शिक्षा मंत्री से बात कहूँ कि ऐसी वारदात मेरे सामने आई है, आप इसको संज्ञान में जरूर लीजिए। अभी बात करेंगे आप? मैं कर सकता हूँ। करिए, सामने कर लीजिए। नहीं, मैं ऑलरेडी ट्राई कर रहा हूँ, मिला दिया मैंने। ठीक है। तब तक हेल्थ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਨੀਟ ਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। सर वो पंजाब के बारे में ना वो कोई अप्लाई नहीं है, मतलब प्लान नहीं है मेरी सर वो वजीर साहब है सर। मोदी साहब उसके लिए होंगे मैं हेल्थ मिनिस्टर उसके लिए आ रहे थे सर। दिल्ली का मॉडल मैंने 10 साल में किया। करवा रहे सर नॉर्मल कॉल कर दो, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ। जी वर्मा जी को सब पता किहड़ी प्रॉब्लम हुई है नहीं जी, मैंने नॉर्मल कर दी। ठीक है सर, तभी उठाएंगे। क्योंकि सामने आ गई ना बात। ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग कॉल वॉइस। पूछो कोई आसपास में हो, तब तक बाकी बात करें। इसमें से कौन सा होता है? ऊपर ऊपर होता है। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ सिर्फ स्टडी नहीं है, ये अनुभव भी है। ਹਾਂ ਚਲੋ Experience ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ बन गए। देखिए दिल्ली में मुख्य क्या है, दिल्ली में इन्होंने दो बड़ी अच्छी रणनीति बनाई, पानी और बिजली फ्री करने, और वो भी मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। देखिए दिल्ली में क्या था, 57-58% चोरी होती थी, और अगर आप माने तो हर परसेंट चोरी का करीबन 200 से 250 करोड़ का डेली नुकसान होता था। दिल्ली में जब 2005 या 6 में 8000 करोड़ के करीब डेली एनुअल का लॉस हुआ करता। उस पर जब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ 2002 में, जो इन सब ने मिलकर कहा कि साहब बड़ा भ्रष्ट है, ये है वो, जो नॉर्मल कहानियां चलती है, 2014 आते आते 56-57% चोरी घट के 16-17% पर आ गई। जो 8000 करोड़ के करीब एनुअल लॉस था। ਨਹੀਂ ਪਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਸੀ कि नहीं, आप सुनिए तो जो ये प्रोसेस आया तो 2014 तक बिजली के लॉसेस ऑलमोस्ट नील हो गए थे। दिल्ली में 24 आवर्स की बिजली आ गई थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया था। उसके अगर आप कहो तो मेरे पास आंकड़े इसके अंदर पड़े हुए, मैं आपको ग्राफ दिखा सकता हूँ। तो 2004-5 में जब ये लोग आए तो ये लोग चाहते तो, क्योंकि दिल्ली में कोई देखिए ऐसा है, आपके यहाँ एग्रीकल्चर का चैलेंज है, उसमें बिजली की सब्सिडी देनी पड़ती है। आपके यहाँ इंडस्ट्री का चैलेंज है, उसकी यहाँ देनी पड़ती है। दिल्ली तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, दिल्ली में कहीं कोई बड़ा ड्रॉल ही नहीं है बिजली का। तो जब सारी लड़ाई तो हो रही थी, सारे झगड़े तो हो रहे थे, जब रिफॉर्म हुआ भाई, पहले नॉर्मल मीटरिंग हो रही थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग हुई, तो उसका नजला हम पर पड़ा। जब धीरे धीरे जहां मतलब 60% 70, मेरे जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में 68% चोरी थी। मुझे मालूम है जब हम लोगों ने मीटरिंग की तो हमारे पसीने निकल जाते थे, क्योंकि लोग पिटते थे, कोई नहीं चाहता था अपने यहाँ मीटरिंग हो। तो बदनाम तो वो सरकार होती ना जो सिस्टम बनाती है। उसके बाद आपने क्या किया, आप इनकम्बेंसी का ਤੁਸੀਂ कह रहे हैं, तो वो तो था ही, उसका हुआ, प्लस इन्होंने ऑफर किया, प्लस 2011-12-13 में एक बड़ा माहौल बना कि था बड़ी भ्रष्टाचार है, बहुत कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है। वो दूसरी बात है कि आज भी हम केजरीवाल से इंतजार कर रहे हैं कि लोकायुक्त आपका, सरकार आपकी, कोर्ट आपके, एक कम से कम FIR तो कर देते भाई, दिल्ली सरकार पे एक तो कर देते। आपके पंजाब में कोई प्रूव हो ना हो, जब भी नई सरकार आती 2-4-5 FIR तो हो ही जाते हैं, इंक्वायरी तो चलती है ना। दिल्ली में तो एक इंक्वायरी भी नहीं हुई, बल्कि एक बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है आपकी केजरीवाल जी का, विजेंद्र गुप्ता सर हमारे नहीं आपके बताए, बल्कि आपके हैं, आपके मुख्यमंत्री ज्यादा नहीं, है। ये तो कहने वाली बात है। एक बात हमारे यहाँ, मैं यूपी का हूँ तो हमारे यहाँ हमेशा ही कहा जाता है आपका, हो सकता है आपको बुरा लगे। अच्छा मुझे आपको बुरा लग रहा है, आप अपना नहीं मान रहे हो। हमारे लिए मैं आपको बताता हूँ इनका असेंबली का स्टेटमेंट, आप कभी चाहो तो आम आदमी पार्टी से पूछ लेना। विजेंद्र गुप्ता जी ने इनसे पूछा कि आप 350 पेज का एविडेंस लेके शीला दीक्षित के खिलाफ घूमते थे, केस क्यों नहीं किया? तो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है कि मेरे 350 पेज तो पेपर कटिंग थी, आप मुझे सबूत दो। तो विजेंद्र गुप्ता जी कहते हैं आप सरकार है, मैं कहाँ से सबूत दूं, आप सबूत लाओ। तो उसका स्टेटमेंट है इन फ्रंट ऑफ द हाउस कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है।
तो वही मैं कह रहा हूँ, एंटी इनकम्बेंसी बनाया, एक माहौल बनाया करप्शन का, वो समय चला गया। उसके बाद कांग्रेस की एक थोड़ी सी दिक्कत तो होती है कि जहां हम लोग आपस में भी एक दूसरे पर इतना ज्यादा उस समय लड़ते रहे, उससे कांग्रेस कमजोर हुई। इन्होंने आके इस्टेब्लिश सिस्टम को फ्री किया। सर जो अभी पंजाब तो में उससे आपस में कभी- लड़ाई चल रही है, ये भी आने वाले दिनों में कोई आप ड्रॉबैक देख रहे हैं कि इस चीज़ को देखिए, अगर आप मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन जी। देखें तो मेरे ख्याल से इसके पहले कि इसका डैमेज होता, मेरे ख्याल से वो सॉर्ट आउट हो गया। मुझे नहीं लगता अब मेन होगा। डैमेज का कारण आप किसे मानते हैं, कैप्टन साहब? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखिए, जब अगर बड़ी पर्सनालिटीज या दो बड़े पॉपुलर लीडर आमने सामने आते हैं, कांग्रेस इसी पार्टी में, क्योंकि हम कुछ भी लोग कह लें, हम लोग एक व्यक्ति की सत्ता के अधीन डिसिप्लिन में चलने वाले लोग नहीं हैं। हम भले ही एक आध व्यक्ति को अपना लीडर मानते हैं, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी है, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सवाल खड़ा कर सके। बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ सवाल खड़ा कर सकें। हमारे यहाँ फिर भी ये कम से कम हैबिट है कि हम अपने लीडर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप उसको डेमोक्रेटिक पार्टी का एक लक्षण मान लो या इंटरनल फाइट मान लो, या जैसे कैप्टन साहब एक नई पार्टी खड़ी कर रहे हैं। एक मिनट। सेम क्वेश्चन है, न्यू पार्टी वो फॉर्म कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस इसको नुकसान नहीं, मैंने दिल्ली में भी जब प्रेस में पूछा था, मैंने ये कहा था कि कैप्टन अच्छे लीडर थे, पर कैप्टन की जो स्वभाव है वो एक बनी बनाई शिप पर चढ़ने का तो स्वभाव है, नई शिप बनाने का उनमें स्वभाव नहीं। मुझे लगता है उनमें बहुत पराक्रम हो सकता है, लेकिन हर आदमी का अपना अलग कैरेक्टर होता है। पिछले वर्करों से मिलना, जूझ के सड़क पर जाना, जो नई पार्टी को क्रिएट करने की क्षमता है, वो मुझे नहीं लगता उनमें है। जैसे वन मैन आर्मी है, इसको बोल सकते हैं। अब ये तो हम नहीं कहेंगे, देखो कितने लोग जुड़ते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सी निराशा है इस बात से कि कांग्रेस का एक इतना अच्छा लीडर, जो भी परिस्थिति रही हो, उसको छोड़ के मेरे हिसाब से उनका ये पॉलिटिकली सुइसाइडल स्टेप है। वन मैन आर्मी नहीं बोल सकते हैं। आप सब वन मैन हो कि टू मैन हो, इम्पैक्ट लेस देन वन मैन आर्मी भी साहब कभी कभी अगर प्रिंसिपल्स पर लड़े तो बहुत प्रभावी होती है। आप और मैं उनके संगठन को आर्मी का वर्ड भी नहीं देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से वो टूटी हुई महत्वाकांक्षा को थोड़ा बहुत आगे ले जाने का एक माध्यम बना रहे हैं। और वो खिसियानी बिजली वाला मामला है, उससे ज़्यादा नहीं। यू मीन टू से ही इज नॉट आर्मी मैन? नो, ये मैं नहीं कहूँगा ही इज एन आर्मी मैन, बट वैसे कहूँगा कि इस तरीके की लड़ाई लड़ने में उनको फील्ड वाली क्षमता उनमें नहीं है। डिक्टेटर मानते हो उन्हें सर? ना, पिछले 4.5 साल में किसी तरीके से? देखिए, मैं 4.5 साल में यहाँ तो नहीं रहा हूँ, तो इन लोगों का क्या अनुभव है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन सर रिजल्ट तो आपके सामने है ना, कितनी बार रिजल्ट आपके सामने है। मेरी एक पर्सनल दिक्कत ये भी है कि मैं कप्तान साहब को पर्सनली जानता हूँ। वो मेरे परिवार से उनका बहुत पुराना पर्सनल रिश्ता रहा है, तो इसलिए कभी आदमी जिनको पर्सनली जानता है पारिवारिक रूप में, उनमें वो वाले लक्षण और चरित्र ज़्यादा देखता है। सो आई डोंट थिंक आई विल बी कॉम्पिटेंट टू कमेंट। थैंक यू। सर एक बार लास्ट देख लीजिए, कॉल करके अगर होता है प्लीज। मैंने टीचर्स के लिए कॉल उनके करवाया। नहीं, उनके पीए का कॉल आया कि वो अभी 2-3 IAS ऑफिसर्स के साथ हैं, तो थोड़ी देर इंतजार करें, बात करवा देंगे। जैसी बात हो जाए विल अपडेट।